न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में घूम घूम कर 15 साल से वहां जमी कांग्रेस एनसीपी सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे थे। मोदी के साथ साथ बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को न जाने क्या क्या कहा। मोदी जी ने तो एनसीपी का नाम बदलकर नेचुरली करप्ट पार्टी कर दिया था। मोदी भ्रष्टाचार को लेकर महाराष्ट्र में इतना दहाड़े कि उनका गला बैठ गया, लेकिन उनकी जुबान नहीं रुकी और कांग्रेस एनसीपी को सत्ता से बाहर करके ही आराम किया। लेकिन अब देखिए, वही मोदी जी महाराष्ट्र में उसी नेचुरली करप्ट पार्टी का समर्थन लेने को तैयार हैं। उसी भ्रष्टाचारवादी पार्टी के दम पर कल उनके सीएम देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में बहुमत साबित करने का दम भर रहे हैं। दरअसल आज शिवसेना के विधायक महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष में बैठ गए, जिससे तय हो गया कि वहां की बीजेपी सरकार का भविष्य अब पूरी तरह एनसीपी के हाथों में है। शायद इसीलिए आज बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने खुलेआम कह दिया कि उनकी पार्टी किसी भी दल का समर्थन लेने को तैयार है। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, भ्रष्टाचारवादी पार्टी पर मोदी ने क्यों लिया यू टर्न, और समर्थन के बाद एनसीपी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच क्या सही तरह से हो पाएगी? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। And all of those who want to support in the development of Maharashtra will accept their support. May not be possible to include them in the government. जी हां, महाराष्ट्र की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले मोदी के सिपहसालार राजीव प्रताप रूडी का ये ताजा बयान शिवसेना के दर्द को और हरा करने वाला है। इस बयान के मायने निकालें तो सीधा मतलब है कि बीजेपी महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के विश्वास मत को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है। And all of those who want to support in the development of Maharashtra will accept their support. May not be possible to include them in the government, and we like Shiv Sena to come along with us. इस बात से ये तो साफ है कि महाराष्ट्र में सरकार के विश्वास मत को लेकर बीजेपी अपने चश्मे से शिवसेना और एनसीपी को एक ही नजर से देख रही है। शायद यही वजह है कि बीजेपी इशारों में ही शिवसेना को बता देना चाहती है कि फडणवीस सरकार में उसे शामिल करना अब उसकी मजबूरी नहीं है। अभी शिवसेना को कुछ भी देंगे तो वो लेगी, ऐसा है। मतलब अपक्ष दो या सरकार में बिठाओ, जमीन पे बिठाओ, गार्डन में बिठाओ, घर पे बिठाओ, सब चलेगा शिवसेना। दुर्भाग्य की बात यह है कि शिवसेना कोई फैसला नहीं कर पा रही है। एक तरफ उनके अपने विधायक जो हैं वो पावर के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए उद्धव को ये डर लग रहा है कि अगर वो विरोधी पक्ष में चला गया तो उस सूरत में शायद कहीं बगावत के आसार नजर आते हैं। सवाल यह है कि एनसीपी के समर्थन से अगर बीजेपी सरकार बचा लेती है तो क्या वो महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारवादी पार्टी के नाम से बदनाम हो चुकी एनसीपी के भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेगी? एनसीपी का ये नामकरण चुनाव प्रचार के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। हालांकि सियासी हलकों में ये चर्चा जोरों पर है कि एनसीपी अपनी खाल बचाने के लिए बीजेपी को समर्थन दे रही है। तो सवाल यह है कि क्या मोदी ऐसे ही भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को पूरा करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भ्रष्टाचारवादी पार्टी पर नरेंद्र मोदी ने यू टर्न ले लिया है, और लिया है तो क्यों? दूसरा सवाल, समर्थन के बाद क्या एनसीपी नेताओं के खिलाफ महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, उनके मामले चल रहे हैं, उनकी जांच सही से हो पाएगी? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से मेरे साथ संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से मेरे साथ सचिन सावंत हैं, शिवसेना से प्रेम शुक्ला हैं, और यहां स्टूडियो में अभय दुबे जी हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सभी का स्वागत है। संबित पात्रा थोड़ी देर में जुड़ने वाले। शिवसेना से प्रेम शुक्ला, पहला सवाल आप ही से। अब तो ये मान लिया जाए ना प्रेम शुक्ला जी कि आपकी पार्टी विपक्ष में बैठ रही है और बीजेपी के पास एनसीपी का समर्थन लेने के अलावा और कोई चारा नहीं है अब, अगर उनको अपनी सरकार कल बचानी है तो। ये तो साफ हो गया ना पूरी तरह से। देखिए, शिवसेना ने बहुत विरोधी दल के नेता पद पर, चूंकि दूसरे नंबर की विधानसभा में दल होने के नाते, अपना जो है कल ही विधानमंडल सचिव को इस बारे में सूचना दे दी थी, आदरणीय उद्धव जी का पत्र दे दिया था। तो इसमें कुछ किसी प्रकार का किसी को संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। शिवसेना शुरू से ही ये जिस दिन पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी शिवसेना पक्ष प्रमुख की, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि हमें जो है
महाराष्ट्र के हितों से किसी प्रकार का समझौता नहीं करना है और हमारी पहली शर्त जो है वो ये होगी अखंड महाराष्ट्र के हितों पे किसी प्रकार की आंच न आने पाए। प्रेम शुक्ला जी, ये शिवसेना का पहले दिन से ही स्टैंड है। एक सेकंड रुक जाइए। प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड सर, एक सेकंड नहीं एक सेकंड बात तो सुन लीजिए सर, आप बाद में वो बात कर लीजिएगा। आप लीजिएगा, नहीं प्रश्न लीजिए ना आप। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूं, हम बीजेपी से और एनसीपी से सवाल पूछ रहे हैं, आप एनसीपी को लगातार टारगेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि शरद पवार मौका परस्त हैं, सत्ता में आने के लिए कुछ भी करेंगे, भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए कुछ भी करेंगे। आप यहां तक कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच सही से नहीं हो पाएगी अगर एनसीपी सपोर्ट करेगी और बीजेपी सपोर्ट लेगी। सर, आप भी तो सत्ता में आने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। आप भी तो सिर्फ मंत्री पदों को लेकर इस समय जद्दोजहद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं डिप्टी सीएम दे दीजिए, स्पीकर बना दीजिए, हमें होम रेवेन्यू दे दीजिए, डिप्टी सीएम दे दीजिए। आप भी तो वही सब कर रहे हैं सत्ता में आने के लिए, सिर्फ मंत्री पद के लिए। ये सारा ज्ञान आप कहां से अर्जित किए कि शिवसेना क्या शर्तें कर रही है? कहीं लिखित स्वरूप में आपने पाया? किसी वार्ता में आप मौजूद थे? शिवसेना के किसी नेता ने ये बात कही? किसी प्रवक्ता के जुबान से आपने सारी बातें सुनी? शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने पहले दिन से और अभी जो कल उनका आखिरी आपने बयान सुना है, उन्होंने कहा महाराष्ट्र की अखंडता और हिंदुत्व विभाजित ना होने पाए, इसके लिए हमने कुछ प्रयास किए। लेकिन यदि किसी को इसे लाचारी समझ रहा हो सकता कि कोई शिवसेना को अपमानित करने का इसे एजेंडा बना रहा हो, तो ये शिवसेना नामंजूर करे। अपमानित तो आपको एनसीपी और कांग्रेस वाले खूब कर रहे हैं। कांग्रेस और एनसीपी वाले आपको खूब अपमानित कर रहे हैं। आपने अभी सुना कांग्रेस के नीतीश राणे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं शिवसेना इस समय ऐसी पोजीशन में है, उनको गार्डन में बैठा दो, घर में बैठा दो, विधानसभा में बैठा दो, विपक्ष में बैठा दो, सत्ता में बैठा दो। आपको अपमानित तो वो कर ही रहे हैं। वो कह रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप खूब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं सिर्फ सत्ता में आने के लिए। आप किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आप नहीं सुन, कौन क्या कह रहा है ये महत्वपूर्ण है और कांग्रेस को इस तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो राहुल गांधी कहां बैठे हैं और दामाद जी की क्या दशा है, उस पर अधिक चिंता करेंगे तो बेहतर रहेगा। शिवसेना के स्टैंड पर कांग्रेस को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस की चिंता ये है कि कैसे विपक्ष का नेता दल प्राप्त कर लें। हमें जहां तक लगता है आप भी अभी तक साफ नहीं कर पाए हैं। आप भी अभी तक साफ नहीं कर पाए हैं। आप साफ नहीं कर पाए हैं अभी तक। आपके पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे भी ये साफ नहीं कर पाए हैं कि विपक्ष में बैठेंगे, बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट डालेंगे, या फिर एक तरफ केंद्र से अपने मंत्री भी वहीं बैठाए हुए हैं। अभी तक तय ही नहीं है। कह रहे हैं बातचीत रुकी हुई है, अभी पूरी तरह से संबंध टूटे नहीं है। नहीं वो न्यूज नहीं न्यूज 24 के एंकर के कह देने से शिवसेना के फैसले नहीं हो जाएंगे ना। शिवसेना को संवैधानिक प्रक्रिया का, हमारी विधिमंडल की प्रक्रिया का जो पालन करना है वो बहुत ढंग से, संयत ढंग से कर रही है। शिवसेना के संयम को अगर कोई लाचारी समझ रहा हो, उस पर कोई व्यंग्य बाण कस रहा हो, उसके व्यंग्य बाण से आहत होकर शिवसेना कोई दूसरों के मनचाहे फैसले कर ले, सचिन सावंत किसी को नहीं करनी। सचिन सावंत जवाब दीजिए। सचिन सावंत, आप सुन रहे हैं शिवसेना के नेता प्रेम शुक्ला क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं लाचारी नहीं है हमारी, ये हम सिर्फ संयम बरत रहे हैं। और आप ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके नेता कि उनको तो कहीं भी बैठा दीजिए, इस समय बैठ जाएंगे। देखिए, बाला साहेब ठाकरे जी की याद में मैं इतना कहना चाहूंगा कि बहुत बड़े व्यंग्य चित्रकार थे और व्यंग के बाण कसना उनकी आदत थी। अपने विपक्ष के सभी नेताओं के ऊपर उन्होंने व्यंग के बाण कसे हैं। लेकिन आज उनके जो सुपुत्र हैं और उनकी जो सेना है वो कोई अलग थलग दिखाई दे रही है, क्योंकि व्यंग के बाण वो सहन नहीं कर पा रही है। जहां तक बात है लाचारी की, तो वो तो सामने दिखाई दे रहा है। इनको लग रहा है कि जनता अज्ञानी है या जनता को कुछ दिखाई नहीं देता जो हम कर रहे हैं। क्यों एनसीपी के नेताओं के साथ में छुपी छुपी मुलाकातें होती हैं? क्यों भाजपा के साथ में जाने के लिए बहुत ही बेकसा, जो बोलते हैं उसको, पूरी तरह से सत्ता में जाने के लिए कोई भी हद पार करने को ये तैयार थे। जो पदों की मांग की, ये सभी सामने है लोगों के। क्यों अभी भी अगर इतनी अगर प्रामाणिकता इनके विचारधारा में है, सर वैसे तो क्यों अनंत गीते को उधर केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखा हुआ है? और कहा महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका में भी अभी भी भाजपा के साथ में सत्ता। ठीक है, वो सही है, वो सही है, लेकिन वो सही है, वो बिल्कुल सही है सचिन जी। लेकिन आपके लिए बड़ा आसान है इस समय। फैक्ट तो ये भी है कि इस समय सबसे अलग थलग महाराष्ट्र में अगर कोई पार्टी है तो वो आपकी है, जो कि 42 सीटें लेकर आई है, और उसके बाद विपक्ष में आपके साथ कोई बैठने वाला नहीं है और आप अकेले बैठेंगे। खैर चलिए उस पर लौटेंगे। संबित पात्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। संबित पात्रा, आज का सबसे बड़ा सवाल ये है। सचिन जी आता हूं, एक सेकंड में आता हूं। सचिन जी एक सेकंड में आता हूं। बड़ा सवाल आज का ये है, क्या भ्रष्टाचारवादी पार्टी पर मोदी ने यू टर्न ले लिया है? संबित पात्रा, स्वागत है आपका। आपको बयान पढ़कर सुना रहा हूं, संबित पात्रा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। 12 अक्टूबर 2014, ज्यादा दिन नहीं हुई है, 1 महीना हुआ है।
संबित पात्रा, नरेंद्र मोदी पंढरपुर में रैली कर रहे थे, एनसीपी को कह रहे हैं नेचुरली करप्ट पार्टी, कह रहे हैं फिर से अगर ये सत्ता में आती है तो इसकी भ्रष्ट गतिविधियां बढ़ जाएंगी, ये राष्ट्रवादी नहीं भ्रष्टाचारवादी पार्टी है। उनकी घड़ी 10:10 है, उसकी घड़ी में दिखाया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष में अपनी भ्रष्ट गतिविधियां मोदी जी कह रहे हैं 10 गुना बढ़ाते हैं वो। अगर इनको फिर से चुनकर भेजा तो 15 गुना बढ़ाएंगे। तुलजापुर में एक और रैली की उसी दिन उन्होंने, 12 तारीख को ही, कह रहे हैं दोनों पार्टियों को, कांग्रेस एनसीपी को 10-10 से ज्यादा सीटें नसीब नहीं होंगी। कह रहे हैं 15 साल के शासनकाल में कांग्रेस एनसीपी ने खूब लूटा है महाराष्ट्र को, अब उनकी विदाई का वक्त आ गया है। अब दूसरा बयान संबित पात्रा ये है जो आज आपके राजीव प्रताप रूडी जी ने दिया है, कह रहे हैं किसी भी पार्टी से हम समर्थन लेने को तैयार हैं। ये मोदी जी ने ऐसा यू टर्न क्यों मारा है संबित पात्रा, इतना तगड़ा यू टर्न? मानक जी, पहली बात तो है मैं अभी तक डिबेट सुन नहीं पाया कि बाकी लोगों ने क्या कहा, क्योंकि कोई टेक्निकल डिफिकल्टी थी, तो मैं अभी से फ्रेश शुरू करूंगा। हाँ। जो आपने प्रश्न पूछा, हाँ। देखिए बहुत स्पष्ट रूप से आपने पवार साहब को भी सुना है, उन्होंने कहा है कि वो अपने आप अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं। आप बताइए, कोई अपने आप अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहा है तो इसमें हमारा रोल क्या बनता है? हम अगर कहते भी रहे हैं सपोर्ट लेंगे नहीं लेंगे, उससे हमारा क्या हो जाएगा? वो तो दे रहे हैं। और ये सपोर्ट जो होता है कोई डब्बा बंद सपोर्ट तो नहीं होता कि डब्बा हमारे हाथ में थमा के भाग गए और हमें पकड़ के डब्बा रखना पड़ेगा। ये तो जब नो कॉन्फिडेंस का मौका आता है कास्ट करने के लिए वोट, या तो एब्सटेन करते हैं या तो वोट डालते हैं। आप सपोज करिए कि वो एब्सटेन कर जाते हैं या वोट कास्ट हमारे फेवर में कर देते हैं। हाँ। तो क्या हम उनको फोन करके डांटेंगे कि आपने क्यों हमारे को वोट कर दिया, आप क्यों एब्सटेन कर गए? अच्छा सुनिए संबित पात्रा, वो बीड़ जिले में नहीं है उन्हें। एक सेकंड पहले मैं आपको एक और बयान सुना रहा हूं मोदी जी का, उसके बाद इस टेक्निकलिटी पे भी आ जाएंगे कि विश्वास मत के दौरान क्या होता है। बीड़ जिले में चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस एनसीपी ने महाराष्ट्र को तबाह कर दिया, कांग्रेस एनसीपी एक ही गोत्र के चट्टे बट्टे हैं, 15 साल के दौरान हाथ को घड़ी का ऐसा साथ मिला, महाराष्ट्र में सब साफ हो गया, जैसे जैसे घड़ी चलती वैसे वैसे पंजा सब कुछ साफ करता जाता। दोनों पार्टियों ने महाराष्ट्र को तबाह किया है। महाराष्ट्र में व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते कांग्रेस एनसीपी अलग हुई हैं, दोनों अपनी दुकान चला रही थी। ये राष्ट्रवादी नहीं भ्रष्टाचारवादी पार्टी है। ऐसी पार्टी से संबित पात्रा आप समर्थन ले रहे हैं, ये जनादेश का उल्लंघन नहीं है, जनादेश का अपमान नहीं है? जिसके खिलाफ आपने वोट लिया, आपको वोट एनसीपी कांग्रेस के खिलाफ मिला था, आप उसी एनसीपी के दम पर सरकार बनाने जा रहे हैं कल। चलिए मानक जी, मैं इसका उत्तर देता हूं, बहुत स्पष्टता से उत्तर देता हूं। पहली बात तो है, अब मान लीजिए कल कांग्रेस भी हमें समर्थन दे देगी, कोई अनकंडीशनल समर्थन दे देगी, तो हम क्या कांग्रेस को डांटते फिरेंगे कि क्यों आपने समर्थन दे दिया? अरे उनकी मर्जी है, वो जो बाहर करते रहेंगे, हम क्या करेंगे? तो आप छोड़ दीजिए। अगर आपकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, आपके पास बहुमत नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। आपके पास बहुमत अगर नहीं है, शिवसेना विपक्ष में बैठ चुकी है, एनसीपी का समर्थन क्यों ले रहे हैं? सुनिए, नहीं, दो बातें हैं। एक तो शिवसेना, अभी हमारे और शिवसेना की बीच बातचीत चल रही है, वो आप क्यों निर्णय ले रहे हैं कि हमारी और शिवसेना? अरे उन्होंने निर्णय ले लिया, वो विपक्ष में बैठ गए, छोड़ दिया जाए, वो विपक्ष में बैठ गए। नहीं, वो बैठ गए हैं, हम कब गले लगेंगे ये हमारा विषय है, हम कब बैठेंगे, हम कब गले लगेंगे ये हमारा विषय है, वो हम पे छोड़ दीजिए। हाँ। जहां तक सरकार कैसे बनेगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे होगा, ये स्टूडियो में नहीं हो सकता है, फ्लोर ऑफ द हाउस में नहीं हो सकता है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे छोड़ दीजिए। जहां तक समर्थन का विषय, नहीं एक सेकंड, जहां तक समर्थन का विषय है, मैंडेट का आपने कहा, मैंडेट क्या मिला है? मैंडेट मिला है, लोगों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट हो, ऐसे में तमाम जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज है, जो स्टेक होल्डर है महाराष्ट्र की राजनीति में, उनका दायित्व बनता है कि वो विकास को अवरोध ना करे, विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करे। ठीक है। अभय दुबे जी, आपको वाकई बीजेपी की इस दलील पर यकीन होता है कि एनसीपी अगर बिना मांगे समर्थन दे रही है तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी की इस दलील पे पूरा यकीन है कि उसकी थीसिस बुनियादी रूप से यही थीसिस है। पहले दिन से, जब से मोदी जी ने 16 मई से चुनाव जीता है, तब से वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमने चुनाव के दौरान जो कहा इससे अब कोई मतलब नहीं है, अब हम जो कर रहे हैं वो जिम्मेदारी की राजनीति कर रहे हैं। यही उन्होंने महंगाई के बारे में कहा, यही उन्होंने काले धन के बारे में किया, हर चीज के बारे में उनकी थीसिस यही है। और महाराष्ट्र के चुनाव में भी वो इसी बात को दोहरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी बात को दोहरा रही है कि प्रचार करते वक्त हमने अपने विरोधियों के बारे में जो कहा,
हमने उनकी जो भी आलोचना वगैरह की वो सब एक तरफ है। चुनाव प्रचार के दौरान जनादेश का उल्लंघन नहीं है? क्या जनादेश का अपमान नहीं है? अब भाई जनादेश की परिभाषा तो हम जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ वोट पड़ा, जनादेश ये साफ है। जनादेश एक ऐसी पिलपिली और अजीब सी चीज है जिसको जब चाहें तब आप अपने पक्ष में जैसा चाहें गढ़ लें, जिस तरह चाहे उसकी परिभाषा कर लें। कभी मत प्रतिशत के आधार पर कर लें, कभी सीटों के आधार पर कर लें, कभी हमें बहुमत मिला है उस आधार पर कर लें, या बहुमत नहीं मिला है उस आधार पर कर लें, अल्पमत सरकार बनाने जा रहे हैं हम उस आधार पर कर लें। तो जनादेश की कैसे ही परिभाषा कर सकते हैं? तो यह भारतीय जनता पार्टी की चालू थीसिस है जिस पर वो पिछले 6 महीने से लगातार कदम ब कदम अमल कर रही है। इसलिए इस बात पे मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं। चलिए ठीक है। संबित पात्रा, शरद पवार का एक बयान आपको सुना रहा हूं, प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा इसे भी। शरद पवार कह रहे हैं हम सरकार के पक्ष में वोट डालेंगे या नहीं, इसका फैसला हम 12 नवंबर को करेंगे विधानसभा के अंदर। बीजेपी हमें फॉर ग्रांटेड ना ले, लेकिन हम ऐसा भी कुछ नहीं करेंगे जिससे माइनॉरिटी गवर्नमेंट अस्थिर हो। शरद पवार ने ऐलान कर दिया है कि यह माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, इसका मतलब वो कल एब्सटेन करने जा रहे हैं। और वैसे भी अगर आंकड़ों पर देखें संबित पात्रा, आपके पास आंकड़े नहीं है। संबित पात्रा, आपकी पार्टी के पास 287 में से 121 विधायक हैं, और अगर आपके छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंट भी मिला लें तो भी 136 हो पाते हैं। 147 का बहुमत का आंकड़ा है, 11 आपके पास कम है। ऐसे में शिवसेना विपक्ष में बैठ गई। आप एनसीपी के बिना किसी कीमत पर बहुमत साबित नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए क्या है, एनसीपी का समर्थन ले रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी ने कह दिया, आप भी कह दीजिए। देखिए मानक जी, हम संविधान को गिरफ्तार करके तो सरकार नहीं बना लेंगे ना। अगर हमारे पास संख्या नहीं है जैसे आप बता रहे हैं, अगर हम कल अपने मेजॉरिटी को प्रूव नहीं कर पाएंगे सदन के पटल पे, तो स्वाभाविक रूप से हम किसी प्रकार का असंवैधानिक काम नहीं करेंगे, हम सरकार छोड़ देंगे। इस प्रकार से हम बेचैन नहीं है सरकार चलाने के लिए कि किसी भी कीमत पे हमें बने रहना है। मगर हाँ, महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि विकास हो, इस कारण से हम वहां पे परीक्षण देंगे। और कौन हमें बाहर से सपोर्ट देता है कौन नहीं देता है वो उन पार्टियों का विषय है। हाँ, हमने अपील जरूर किया है कि विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है संबित पात्रा, ऐसी परिस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, महाराष्ट्र की जनता को आगे लेके चले। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है संबित पात्रा आपका। प्रेम शुक्ला, आप सुन रहे हैं? संबित पात्रा कह रहे हैं बीजेपी ने तो खुला ऑफर दिया है, महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में जो पार्टी कंट्रीब्यूट करना चाहती है वो हमारे साथ आ जाए, लेकिन आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के चलते उनके साथ नहीं जा रहे हैं। एनसीपी तक आ गई है, यानी आप भी सत्ता के मामले में लालच में मंत्री पद चाहिए, स्पीकर चाहिए, डिप्टी सीएम चाहिए। ये तो आपने जोड़ जोड़ के बता दिया है। प्रेम शुक्ला जी और कहा था। प्रेम शुक्ला जी, देखिए मानक जी के क्या मानक है मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारी जानकारी जो है, जो आदरणीय उद्धव जी ने अपनी पहली बात और उस पर अभी तक टिके हैं कि हम अखंड महाराष्ट्र के हितों से कोई समझौता नहीं करना चाहते। महाराष्ट्र अखंड रहे, विकसित हो, यहाँ सुशासन हो और भ्रष्टाचारियों का नाश हो। इस पर अगर कोई सम्मानजनक फार्मूला निकलेगा तो शिवसेना ने शुरू से ही कहा है वो तो नहीं निकल सकता। अगर वो मुद्दा होता शिवसेना, अगर वो मुद्दा होता प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी ने साफ कर दिया है विदर्भ तो बनेगा। देवेंद्र फडणवीस ने हमारे साथ खास बातचीत में कहा है विदर्भ तो बनेगा। फिर आप कौन सा मुद्दा सपने में ले आए? नहीं, अगर विदर्भ का मुद्दा था प्रेम शुक्ला जी, समझौता कर ही नहीं सकते। अगर विदर्भ का मुद्दा था हो गई, अगर विदर्भ का मुद्दा था तो आप तो 25 साल से साथ है ना। किसी भी प्रकार का शिवसेना समझौता नहीं करेगी। शिवसेना ने पहले दिन से लेकर आज भी वही स्टैंड है, अखंड महाराष्ट्र के हितों से किसी प्रकार का समझौता शिवसेना नहीं करेगी। क्या अभय दुबे जी वाकई अखंड भारत मुद्दा है या कुछ और है? अखंड भारत नहीं, अखंड महाराष्ट्र की बात हो रही है। हाँ, अखंड महाराष्ट्र। तो अखंड महाराष्ट्र शिवसेना का, महाराष्ट्र, अखंड महाराष्ट्र शिवसेना का जो रवैया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। वो नहीं चाहते कि विदर्भ बने। भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे से इस बात को कहती रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं इस पूरी समस्या और इस पूरे विवाद का जड़ भारतीय जनता पार्टी की वो रणनीति है जिसके तहत उसने तय किया कि हमसे शिवसेना के साथ चुनाव नहीं लड़ना है। अगर उसने शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा होता तो आज कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस 10 से कम सीटें उसकी आती। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की सुनामी चल रही थी महाराष्ट्र में। और वो यहां तक कि जो कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र बनाने की जो चर्चा चल रही थी वो उन्होंने कांग्रेस युक्त महाराष्ट्र बना दिया। आज वो 40 सीटें लेकर काफी बड़े मुकाम पर खड़े हुए। लेकिन भाजपा का दांव गड़बड़ाया कहां पे? भाजपा का दांव यहां पर गड़बड़ाया कि शिवसेना ने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा। शिवसेना ने भाजपा की उम्मीदों के खिलाफ जाकर इतना शानदार चुनाव लड़ा कि उसके पास 60 सीटें आई। और उसकी वजह से आज शिवसेना के पास एक रीढ़ है।
उसी रीढ़ के चलते वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ में ऐसे में सौदेबाजी कर रही है, सौदेबाजी कर रही है, और अपनी शर्तें रख रही है। केंद्रीय राजनीति में भी हस्तक्षेप की शर्तें रख रही है, राज्य की राजनीति में भी हस्तक्षेप की शर्तें रख रही है। उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का पूरा राजनीतिक मीजान जो है वो इस वक्त गड़बड़ाया हुआ है। लेकिन शिवसेना इस समय दो नावों पे पैर रखे हुए हैं अभी जी। देखिए, एक तरफ विपक्ष में नेता पद पर उन्होंने अपना दावा ठोक दिया है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अभी साफ नहीं है कि हम बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे। नाजुक परिस्थिति है, राजनीतिक नाजुक परिस्थिति है, उसमें शिवसेना वही कर रही है जो उसके हित के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा और वो कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, देखिए, अगर उसने कोई भी गलत कदम उठाया तो उसे 3 तरह के नुकसान उठाने पड़ेंगे। उसे केंद्र में सत्ता की संभावनाएं उसके हाथ से निकल जाएंगी, राज्य में सत्ता की संभावनाएं उसके हाथ से निकल जाएंगी, और मुंबई महानगर पालिका में भी वो पूरी तरीके से उसके हाथ से निकल जाएगा। इससे शिवसेना का बहुत नुकसान होगा। और साथ में इतने दिनों से सत्ता से बाहर है, पार्टी के अंदर भी सत्ता में आने की महत्वाकांक्षाएं होती है, तो वो लोग जो कदम उठा रहे हैं वो अपने हिसाब से काफी सोच समझ को उठा रहे हैं। चलिए ठीक है, इस समय सचिन सावंत जी आपको भी लगता है कि शिवसेना को अगर वो एनडीए में है तो एनडीए में रहे, और विपक्ष का जो पद है महाराष्ट्र विधानसभा में वो आपके लिए छोड़ दे? आपको भी ऐसा लगता है क्लियर स्टैंड शिवसेना को लेना चाहिए? देखिए, हम तो ये ऐसे मोड़ पे हैं कि जहां तक ये राजनीति में जो नाटक चल रहा है राजनीतिक धरातल पे महाराष्ट्र की, वो देख रहे हैं कि जो पार्टियां अपनी भूमिकाएं बदल रही है। और आपने जब भी मुझे कहा था कि कांग्रेस पार्टी ये अलग तलग पड़ी हुई है, तो अलग तलग नहीं, विचारों के साथ में बढ़ती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी, और इन्होंने विचारों के साथ में कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, सामने सामने नजर आ रहा है। संबित पात्रा जी अभी कह रहे हैं कि हम लोगों को समर्थन की आवश्यकता नहीं है, अगर वो दे रहे हैं तो क्यों लेना चाह रहे हैं? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो 5-5 जिला पंचायतें हैं वहां भाजपा और एनसीपी साथ में है, तो उधर उनका समर्थन क्यों लिया था? अगर विचारों के साथ में ही, अगर आपके साथ में बहुत ही ज्यादा या तभी करप्ट पार्टी नहीं नजर आ रही थी। तो ये सब कॉम्प्रोमाइज इनका चल रहा है। जहां तक शिवसेना की बात है, ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि वो सत्ता के लिए साथ में रहना चाहती है और किसी भी तरह से वो बार्गेन करना चाह रही है, और अभी उसको मुलामा देना चाह रही है कि ये हिंदुत्ववाद के लिए हम लोग कर रहे हैं। लोग इतने अज्ञानी नहीं होते। अच्छा, एक बात तो बताइए, कांग्रेस पार्टी इन सभी का विरोध करते रहे। ठीक है सचिन जी, एक बात बताइए, आपकी सरकार थी 15 साल, इरिगेशन स्कैम, मेरे पास पूरी फाइल पड़ी है यहाँ पे इरिगेशन स्कैम की। आपकी सरकार के दौरान घोटाले हुए हैं बड़े बड़े, महाराष्ट्र में बड़े बड़े घोटाले, जिनमें अजीत पवार का नाम है, डिप्टी सीएम थे, शरद पवार के भतीजे एनसीपी के बड़े नेता, और टटकरे साहब थे जो कि वहां के महाराष्ट्र के एनसीपी के चीफ थे, यानी एनसीपी के 2 सबसे बड़े नेता। आपने तो इतने साल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की नहीं सचिन जी, और अब आप सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी कैसे कार्रवाई करेगी अगर एनसीपी का समर्थन लेगी तो। आपने जो काम नहीं किया आप उसी पैमाने पर बीजेपी को नाप रहे हैं। नहीं, मानक जी, पहली चीज ये बात है कि घोटालों के बात पे जो कर रहे थे वो ये बीजेपी और शिवसेना के आरोप थे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही उसके बारे में जांच करने की बात की, और जांच में जो जो सामने आया, अरे साहब जांच हुई नहीं ना। लेकिन मैं ये जांच हुई कहां? गलत बयानी मत करिए सचिन जी, गलत बयानी मत करिए। देश देख रहा है, सब जानता है। चुनाव प्रचार में बहुत जोर शोर से मुद्दे उठे थे, सबने देखा है। देखिए, आयोग, अरे साहब मेरे पास पूरे कागज हैं यहाँ पर। आपके एंटी करप्शन ब्यूरो ने खुली इंक्वायरी, ओपन इंक्वायरी की मांग की थी, आज तक उस फाइल पर कोई एक्शन नहीं हुआ। महीनों हो चुके हैं, आज तक उस पर कोई एक्शन आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने नहीं किया था। माननीय, देखिए, पहली चीज ये है कि उसके बारे में क्या कार्रवाई होनी चाहिए और किस तरह से प्रक्रिया में है, वो प्रक्रिया चल रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अच्छा, मतलब आपके टाइम पे प्रक्रिया चल रही थी, अब इनकी सरकार आ गई तो ये एक्शन नहीं लेंगे? आया नहीं था। आपके टाइम पे प्रक्रिया चल रही थी, इनकी सरकार आ गई तो एक्शन नहीं लेंगे? ये तो उसके बाद है। आज मानक जी, अभी संबित पात्रा जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। अगर वो चाह रहे हैं कि समर्थन एनसीपी का ले, तो सबका विकास यानी एनसीपी का विकास भी अभी चाह रहे हैं। अच्छा, आप भी दे दीजिए फिर, वो तो आपका भी चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस भी दे दे तो हम ले लेंगे, संबित पात्रा कह रहे हैं आप भी दे दीजिए। हमारा संबंध, देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही इस विचारों का विरोध करती आ रही है और करती रहेगी, और अब आप कहें अलग तलग है, लेकिन हम विचारों के साथ में हैं। चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेने का टाइम आ गया, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर भ्रष्टाचारवादी पार्टी पर नरेंद्र मोदी ये यू टर्न क्यों ले रहे हैं, बीजेपी ये यू टर्न क्यों ले रही है? दरअसल कल महाराष्ट्र की विधानसभा में सीएम देवेंद्र फडणवीस को अपनी सरकार का बहुमत साबित करना है। शिवसेना जो कि पुरानी सहयोगी थी, बाद में अलग हो गई, विपक्ष में बैठ गई है। अब बीजेपी की सरकार तभी बच सकती है जब एनसीपी का साथ मिले। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, भ्रष्टाचारवादी पार्टी जिसे मोदी जी ने भ्रष्टाचारवादी कहा था, उस पर आखिर बीजेपी ने यू टर्न क्यों लिया है? प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, आपके नेता उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि आजकल मच्छर के काटने से डेंगू फैल रहा है, और लेकिन राजनीति में पता नहीं कौन किसे काट रहा है। क्या इशारा है, किसकी तरफ इशारा है ये? क्या एनसीपी को बोल रहे हैं क्या कि डेंगू का मच्छर है वो?
ये समझने वालों को समझना चाहिए। सारी चीजें खुलकर जब इशारे में कही जा रही हैं तो खुले शब्दों में उसको एक्सप्लेन करना आवश्यक नहीं है। क्यों कह रहे हैं लेकिन ऐसा? एनसीपी से इतनी नाराजगी क्यों है आपकी? नाराजगी बीजेपी से होनी चाहिए। जब बीजेपी उनका समर्थन लेने को तैयार है, आप बीजेपी को कहिए, एनसीपी से क्यों नाराजगी है? देखिए, एनसीपी से कोई नाराजगी नहीं। आदरणीय उद्धव जी ने बहुत साफ शब्दों में 2 मुद्दे उन्होंने उठाए। एक मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और जो हमारा विचार है हिंदुत्व, सबसे पहले हिंदू आतंकवाद की टर्मिनोलॉजी जिस पार्टी ने उठाई, क्या उसका समर्थन लेना चाहिए? एक प्रश्न आदरणीय उद्धव जी ने पूछा है। दूसरा कि जिनके बारे में भ्रष्टाचारवादी कहते थे उनका समर्थन लेना ठीक है क्या? ये 2 प्रश्न जो है, और उनके साथ आपके संबंध क्या, हम उसको स्पष्ट देखना चाहते हैं कि आप संबंधों को स्पष्ट करें। और मुझे लगता है कि किसी भी वैचारिक सहयोगी रहे संगठन के प्रमुख को यदि ये मन में आशंका है और अपने मित्र से पूछता है, तो इसमें किसी को जो है आश्चर्यजनक और किसी को इसमें अपमानित होने की आवश्यकता नहीं। हम किसी एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, ये भी इसका संकेत नहीं देना चाहिए। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर एनसीपी से बीजेपी ने समर्थन लिया तो उनके नेताओं के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं उनकी जांच ठीक से नहीं हो पाएगी? आपको ऐसा क्यों लगता है? हमें ऐसा लगता है आवश्यक, लेकिन आपको कल की एक जानकारी बताएं। कल मुंबई हाई कोर्ट के आदरणीय जज अभय ओक और जस्टिस गडकरी ने एक आदरणीय विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आए हैं, विजय कुमार गावित, उनके बारे में पूछा है हाई कोर्ट ने कि आप इनके मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की ओपन इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे, देर क्यों कर रहे हैं? ये हाई कोर्ट ने पूछा है, हम नहीं पूछ रहे हैं। तो ये संकेत सामने है। हाँ, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपको जाना है प्रेम शुक्ला जी, एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं आपसे। कब तक आप डिसाइड कर लेंगे जी? अब कल तो विश्वास मत होना है, आप कब तक ये डिसाइड कर लेंगे कि क्या बीजेपी के विरोध में वोट डालेंगे? अनंत गीते क्या केंद्र सरकार से इस्तीफा देंगे? कब तक स्थिति साफ हो जाएगी कि आप बीजेपी के विरोधी हैं या उनके साथ हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी होने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है महाराष्ट्र के हितों का। हाँ। महाराष्ट्र के हितों के संदर्भ में जैसे आदरणीय उद्धव जी आश्वस्त हो जाएंगे, निश्चित तौर पर जो उचित फैसला होगा वो ले लेंगे। चलिए ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आपको जाना है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको थैंक यू कर रहा हूं क्योंकि आपको कहीं मीटिंग में जाना है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन संबित पात्रा, आपको जवाब देना पड़ेगा। शिवसेना साफ कह रही है जो उनके मन में सवाल है। जांच कैसे करेंगे आप एनसीपी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की, अगर उन्हीं के दम पर आपकी सरकार बन रही है तो? नहीं, क्यों नहीं जांच करेंगे? अभी आप ही के चैनल को एक इंटरव्यू में दिया गया था देवेंद्र फडणवीस जी का, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि तमाम जांच करेंगे, हम बिल्कुल जांच से पीछे नहीं हटेंगे। सरकार गिर जाए, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सरकार बने नहीं बने, गिरे, उससे कुछ हमें मतलब नहीं है। सच्चाई स्थापित हो, ये हमारा उद्देश्य है। महाराष्ट्र की जनता का भला हो, महाराष्ट्र आगे बढ़े, ये हमारा मकसद है। अब कोई हमें अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहा है तो ये कोई गुनाह हमने थोड़ी किया है, उन्होंने अनकंडीशनल आजकल अनकंडीशनल, आज की दुनिया में अनकंडीशनल क्या होता है संबित पात्रा जी? आप भी जानते हैं ये, देयर आर नो फ्री लंचेस। आजकल कौन किसी को अनकंडीशनल सपोर्ट देता है? नहीं, मानक जी कोई अपने घर में मेरे नाम का मेहंदी लगा के बैठे तो मैं क्या करूंगा? जाके उसके घर में उसके मेहंदी में पानी डाल दूंगा क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, घर में बैठे तो ठीक है ना, वो तो विधानसभा में आके मेहंदी लगा रहे हैं। कहने का मतलब विधानसभा में आके आपके पक्ष में वोट डालेंगे वो। आपको पता है आपके पास नंबर नहीं है, शिवसेना नहीं है, एनसीपी से समर्थन नहीं चाहिए, तो आपको सरकार नहीं बनानी चाहिए। साफ नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल हमने कॉल दिया है कि विकास को आगे बढ़ाना है, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स एक होने चाहिए और जो महाराष्ट्र की जनता है वो कैसे आगे बढ़े इसकी चिंता हमें करनी चाहिए। कौन कॉल लेता है नहीं लेता है वो उनकी पार्टी का विषय है। मैंने तो कहा अगर कांग्रेस में समर्थन कर देगी तो क्या कांग्रेस को डांटेंगे हम? अगर कांग्रेस को वाकई लगा कि हाँ महाराष्ट्र का भला होना चाहिए, 15 वर्षों तक उन्होंने महाराष्ट्र को खराब किया है, अगर ये पश्चाताप उनके मन में आ जाएगा और पश्चाताप की अग्नि उनके मन में लग जाएगी और वो अच्छे बन जाएंगे तो हम क्या उनको डांटेंगे? सचिन सावंत जवाब दीजिए। सचिन सावंत अपना काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। जवाब दीजिए सावंत साहब, जवाब। पहली चीज भारतीय जनता पार्टी का नामकरण
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नामकरण बीजेपी यानी बहुत झूठी पार्टी करके कहना चाहिए, क्योंकि जो बोलते हैं कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। और जहां तक झूठ तो सामने ही बोल सकते हैं, जैसे आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि चुनाव के पूर्व 15 लाख रुपए हर एक को मिल सकते हैं। अब कह रहे हैं कि काला धन कितना है हमें कोई नहीं बता सकता। ये सामने सामने झूठ है। और कल की बात है कि फाइनेंस मिनिस्टर जब कह रहे हैं वो वाईएस चौधरी जी के अकाउंट में कोई एनपीए नहीं है, ये सामने है मेरे पास, ये अकाउंट है उनका, आज का अकाउंट है 7 तारीख का, और इसमें दिखाई दे रहा है पूरी तरह से एनपीए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये तो सामने सामने झूठ बोल सकते हैं। आप भी लगता है ऑपोजिशन पार्टी की भूमिका में, आप भी सचिन सावंत एक महीने के अंदर ऐसा लगता है ऑपोजिशन पार्टी की भूमिका में एकदम मजे में आ गए हैं, पूरी फॉर्म में आ गए हैं, कागज वागज लेके और ऑपोजिशन पार्टी की तरह एकदम मुद्दे उठाने के लिए एकदम तैयार हो गए। 15 साल बाद, 15 साल आप सत्ता में रहे। मेरे पास भी 1-2 इंटरव्यू है यहाँ पे, मेरे पास भी 1-2 इंटरव्यू है आपके सीएम पृथ्वीराज चव्हाण के। उन्होंने खुद कहा कि मैं अगर चाहता तो अजीत पवार के खिलाफ और कार्रवाई कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं की, क्योंकि कोalition की मजबूरी थी, गठबंधन की मजबूरी थी, सरकार गिर जाती, गठबंधन टूट जाता। इससे पता लगता है कि आपने भी क्या किया भ्रष्टाचार के लिए। अब आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, जहां तक पहली बात है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के आरोप ये भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, नरेंद्र मोदी ने किए हैं। हाँ। और नरेंद्र मोदी जी अगर वो चुनाव के पूर्व कुछ कहते हैं तो अच्छा, आप कह दीजिए फिर इरिगेशन स्कैम कोई स्कैम नहीं था। आप कह दीजिए गलत आरोप है, आप कह दीजिए गलत आरोप है, करने की कोशिश करते हैं। आप बोल दीजिए गलत आरोप है जी, आप बोल दीजिए इरिगेशन स्कैम कोई स्कैम नहीं था। इसकी जांच हो जाइए, आप बोल दीजिए। अगर इनको करनी है तो जांच करें। देखिए, जांच करें इसके बारे में। हम लोगों ने इसकी जांच करने की कोशिश की, इसके बारे में जो विरोध प्रकट करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की नहीं सर, उठाया है सर, आपने कोशिश की ही नहीं। अभी सरकार आई है, आपने कोशिश, सचिन सावंत आपने कोशिश की ही नहीं, और आपके मुख्यमंत्री ने यह बात मानी, पृथ्वीराज चव्हाण ने खुद ये बात मानी कि मैं ओपन इंक्वायरी के आदेश दे सकता था, लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि मेरी सरकार गिर जाती, गठबंधन टूट जाता। इसी से साफ हो जाता है कि कॉम्प्रोमाइज आपने किया भ्रष्टाचार के ऊपर, और यही उम्मीद आप बीजेपी से कर रहे हैं कि ये भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। प्राथमिकताएं नहीं, मानक जी, फर्क यह है कि प्राथमिकताएं सरकार की हम लोगों को पूरी तरह से बहुमत तभी नहीं मिला था, लेकिन एक बात थी कि हम लोग उसी विचारधारा पे कायम है कि फिरका परस्त ताकतें जो कम्युनल फोर्सेस है उनको सत्ता में नहीं लाना है। अरे तो हमारी प्राथमिकता कहां आप कम्युनलिज्म पे चले गए, कहां कम्युनलिज्म पे आप चले गए। चलिए ठीक है, 1 सेकंड, चलिए 1 सेकंड में आ रहा हूं, ठीक है 1 सेकंड में आ रहा हूं। निश्चित तौर पर आज भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध हम कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए ही कर रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है। अभय दुबे जी, आपका कुल मिलाकर आपको क्या समझ में आ रहा है? बीजेपी बोल रही है कोई जबरदस्ती अगर हमें सपोर्ट दे रहा है तो दे। नहीं, ये तो बड़ा दिलचस्प तर्क है। मैं केवल हमारे मित्र संबित पात्रा जी जो हैं उनकी याददाश्त को 1 साल पीछे ले जाना चाहता हूं। ऐसे ही बिना मांगे हुए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट दिया था। पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता छत पे चढ़ के चिल्ला रहे थे, तुम दोनों में साठगांठ है, तुम इसकी बी टीम हो, तुम इसकी ए टीम हो, तुम दोनों में साठगांठ है। अरविंद केजरीवाल, तुमने कहा था ये कांग्रेस भ्रष्ट है, अरविंद अब तुम इसके खिलाफ छिपाना चाहते हो, इसके खिलाफ जांच नहीं करना चाहते हो, तुमने भ्रष्टाचारियों का साथ पकड़ लिया, इसके खिलाफ चुनाव लड़ा, साथ पकड़ लिया। अब कुछ भी याद नहीं आ रहा संबित पात्रा जी को। अब वो कह रहे हैं वो मेहंदी लगा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से डायलॉग। दिल्ली में इलेक्शन आ रहा है, दिल्ली में इलेक्शन आ रहा है, किस मुंह से कहेंगे संबित पात्रा आप? नहीं, आम आदमी पार्टी पे किस मुंह से सवाल उठाएंगे? अब बिल्कुल कांग्रेस से समर्थन लिया, वो याददाश्त से पूरी तरीके से निकल गया है, पूरी तरह बड़ी सुविधापूर्वक उसको निकाल दिया याददाश्त से कि उस वक्त इन सब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का और दिल्ली भाजपा का और राष्ट्रीय भाजपा का क्या आचरण था। संबित पात्रा, हाँ, पहली बात तो है, हाँ, मेरे मित्र अभय जी को आम आदमी पार्टी का विषय बहुत ज्यादा याद रहता है। हम लोग भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के विषय को ज्यादा याद रखना भी नहीं चाहिए, मगर वो याद रखते हैं। देखिए, इसमें एक चीज वो सिलेक्टिवली बड़ा भूल गए हैं, वो कंडीशनल सपोर्ट था, क्योंकि एक चिट्ठी लिखी गई थी 16 पॉइंट के ऊपर कि अगर इन पॉइंट के ऊपर अनकंडीशनल सपोर्ट था, अनकंडीशनल सपोर्ट था, बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं, ये 100% गलत बयानी है। वो बिना शर्त समर्थन था, ये रिकॉर्ड में दर्ज है। और आम आदमी पार्टी की सरकार गठजोड़ सरकार नहीं थी, वो अल्पमत की सरकार थी। ये भी गठजोड़ सरकार नहीं, ये भी गठजोड़ सरकार नहीं है। वही नजारा है दिल्ली में था, वही नजारा है, बस इनका बयान बदल गया है, बस केवल फर्क ये है। नहीं ना अभय जी, आपको ज्यादा याद होगा, आपका केवल बयान बदल गया है और कोई फर्क नहीं है संबित जी। मगर आप ये बताइए,
आपका बयान बदल गया है। आप चाहें आप घर जाकर रिकॉर्ड देख लीजिएगा दोबारा। करते थे, भूल गए हैं आप घर जाकर रिकॉर्ड देख लीजिए। 16 पॉइंट की जो चिट्ठी थी कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की, वो चिट्ठी आप भूल गए। वो आम आदमी पार्टी की थी, वो आम आदमी पार्टी की चिट्ठी थी। आपको तो वो चिट्ठी आम आदमी पार्टी की थी। कांग्रेस का अनकंडीशनल सपोर्ट था, कांग्रेस ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था। याद होगा आपको। उल्टा बोलने में महारत हासिल है जी। हाँ, सचिन सावंत कुछ कह रहे हैं। सचिन जी बोलिए। नहीं, ऐसा है कि जब आदमी झूठ बोलता है तो उसको याद नहीं रहता, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। जो सत्य बोलता है तो उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं रहती, वो अपने आप। जैसे अभी आप भूल गए थे अपने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का इंटरव्यू कि हाँ मैंने जानबूझ के कार्रवाई नहीं की थी अजीत पवार के खिलाफ। मनु सिंघवी को भूल के आए हैं आप। नहीं, मैंने कहा आपको, देखिए उसका जवाब मैंने दिया, उसका जवाब मैंने दिया। सिटीजन बना दिया है अभी। जितना हो सके उसके बारे में कदम उठाए कांग्रेस पार्टी ने। माननीय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी ने कदम उठाए हैं, उसके बारे में इसमें दो राय नहीं हो सकती। और हमारी प्राथमिकता जो थी वो स्थिर सरकार के साथ में कम्युनल फोर्सेस को आगे नहीं बढ़ाना ये थी। अच्छा, तो इसी वजह से हम साथ उसके लिए भ्रष्टाचार को गले लगा पार्टी के साथ में, उसके लिए भ्रष्टाचार को गले लगा लिया। फोर्सेस को नहीं आना है। कम्युनलिज्म से लड़ने के लिए भ्रष्टाचार को आपने गले लगा लिया। भ्रष्टाचार अब तक सिद्ध नहीं हुआ, एक ध्यान रखिए। अरे तो सिद्ध आपने होने नहीं दिया, आपने सिद्ध होने नहीं दिया। निश्चित तौर पर आपने जांच ही आगे नहीं बढ़ने दी, ओपन इंक्वायरी आपने होने ही नहीं दी। कहा तो सिद्ध कैसे होता? देखिए, चितड़े समिति की रिपोर्ट उस पे आई थी, हम लोगों ने श्वेत पत्रिका निकाली, बैंकों का भी जब महाराष्ट्र जो सहकारी बैंक है उसको खारिज करवाया। तो ये सभी मुद्दे किए हुए हैं। चलिए ठीक है, संबित पात्रा कि कुछ नहीं किया। चलिए ठीक है। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, ये तो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। संबित पात्रा, एक और बयान आपको याद दिला रहा हूं। संबित पात्रा जो शिवसेना के प्रेम शुक्ला भी उठाकर गए हैं। शरद पवार ने कहा था हिंदू टेररिस्ट्स, और यह शब्द मुझे पता है कि बीजेपी के नेताओं को बहुत नापसंद आएगा, नागवार गुजरेगा। आरएसएस को, जो कि आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है संबित पात्रा, उन्होंने कहा था कि आरएसएस इन धमाकों में इन्वॉल्व है, ये वही शरद पवार हैं, और आप आज उन्हीं की पार्टी से समर्थन ले रहे हैं। संबित पात्रा, देखिए, मैं इसका भी उत्तर दूंगा। पहले मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, उनको जरा कह दूं कि आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है। पृथ्वीराज चौहान जी ने, जब उनको हटाने की बात हो रही थी कि पृथ्वीराज चौहान और असम के चीफ मिनिस्टर दोनों को हटा दिया जाएगा, तो एक साक्षात्कार में कहा था कि शायद मुझे इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि एक बहुत बड़े बिल्डर को मैंने सपोर्ट नहीं किया था, उसकी मदद मैंने नहीं की थी, और इंगित किया था कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता की तरफ। तो आप ये स्पष्ट रूप से देख रहे हैं और जानते हैं अच्छी तरह से कॉम्प्रोमाइज एंड कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन। मुद्दे पे आ जाइए। मुझे नहीं तो खबर नहीं है, आप जरा उसका भी साक्षात्कार करवाएं। मैं बोल रहा हूं, आज भी आरोप कर सकते हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले कहा नामकरण किया, बहुत छोटी पार्टी है। एक सेकेंड, आज भी हम लोग कह रहे हैं कि मोदी मुदानी की सरकार है। ये चिंता ना करें, भारतीय जनता पार्टी क्या है और कांग्रेस क्या है ये जनता देख रही है। 44 पे आप आए हुए हैं, हर जगह से मुक्त हो रहे हैं। अगर हम झूठी पार्टी होते तो हमारा ये हालत पार्टी का सही चेहरा है वो सामने उजागर होता है। अच्छा चलिए, खबर आ रही है संबित पात्रा, एक खबर आ रही है मेरे पास। संबित पात्रा, एक खबर आ रही है, खुश होते रहिए। एक खबर दे दूं आपको संबित पात्रा, एक खबर आ रही है मेरे पास, खबर ले लीजिए। शिवसेना ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। व्हिप जारी हो गया शिवसेना के विधायकों के लिए सदन में रहने के लिए। अब सदन के फ्लोर पर क्या होता है, वो विपक्ष में वोट डालेंगे, अब्सटेन करेंगे, पक्ष में वोट डालेंगे, ये अभी तक साफ नहीं है। व्हिप जारी हो गया, अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन संबित पात्रा, अभी भी आपको नहीं लगता कि आप एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाने जा रहे हैं? आपको नहीं लगता कि आप एनसीपी से समर्थन लेने के बजाय शिवसेना के साथ आप सरकार बनाइए? अगर वो 2-4 मंत्रालय ज्यादा मांग रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, तो वो ज्यादा आपके लिए सही है, बजाय इसके कि आप नेचुरली करप्ट पार्टी को गले लगाएं। देखिए मानक जी, शिवसेना के साथ हमारा किस प्रकार का बात चल रहा है वो आप भी दिखा रहे हैं न्यूज में। लगातार हम बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि शिवसेना के साथ हम आगे बढ़े, और ना केवल हम चाहते हैं, शिवसेना भी चाहती है हमारे साथ अलायंस करके हम लोग आगे बढ़े। हम लोग नेचुरली अलाइड पार्टी हैं। 25 वर्ष से जिस प्रकार से हमारी दोस्ती रही है, स्वाभाविक है कि हम नहीं चाहते, हम अलग हो, शुरू से ही नहीं चाहते हैं। बातचीत चल रही है और मैं किसी प्रकार से इमेच्योरिटी, अपरिपक्वता यहाँ नहीं दिखाना चाहूंगा। बहुत परिपक्व तरीके से। अच्छा ये तो बता दीजिए, बड़े लोग बात, ये तो बता दीजिए बहुमत कैसे साबित करेंगे? जरूर हम मिलकर आगे चलेंगे। सिर्फ 2 सिनारियो बनते हैं आपके बहुमत साबित होने के, सिर्फ 2। मैं बता रहा हूं आपको, मैं फ्लोर पे बता रहा हूं कैसे बहुमत साबित होगा। मेरे पास पूरे आंकड़े हैं। 287 है इस समय महाराष्ट्र विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या, क्योंकि एक विधायक हैं बीजेपी के
उनका स्वर्गवास हो गया है। बीजेपी के पास 121 बचते हैं 287 में से। उनके छोटे सहयोगी और इंडिपेंडेंट्स मिला लीजिए 136 हो जाते हैं। अगर एमएनएस भी डाल लीजिए तो 137 हो जाते हैं। 147 का बहुमत का आंकड़ा है, 10 कम है आपके पास। अब यह आंकड़ा आप कैसे पहुंच सकते हैं? सिर्फ दो सिनारियो हैं, या तो एनसीपी एब्सटेन कर जाए, एब्सटेन कर जाएगी तो बहुमत का आंकड़ा 124 रह जाएगा, वो आपके पास है, आराम से हो जाएगा, या फिर एनसीपी आपके साथ मतदान करे। सिर्फ दो सिनारियो हैं। एनसीपी यानी नेचुरली करप्ट पार्टी मोदी जी के शब्दों में, उसके बिना आपकी सरकार नहीं बन सकती है महाराष्ट्र में। संबित पात्रा। देखिए मानक जी, किस प्रकार से कल सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन को पार करेगी ये फ्लोर ऑफ द हाउस में कल सिद्ध होगा। किसी भी न्यूज चैनल में बैठ के हम उस विषय पर चर्चा भी नहीं कर सकते हैं, और चर्चा तो जरूर कर सकते हैं मगर वो आंकलन में अभी यहां नहीं कर सकता किस प्रकार से होने वाला है, वो कल ही होने वाला है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जहां तक एनसीपी का सवाल है, मुझे नहीं पता एनसीपी हमारे पक्ष नहीं, आप थोड़ा सा राहुल गांधी जी के बयान की चिंता करें, रूडी जी का बयान हम लोग चिंता करें। देखिए संबित पात्रा, बात सही है, राजीव प्रताप रूडी का बयान तो है, एनसीपी ने वो कहा कह रहे हैं हम किसी भी पार्टी से समर्थन को तैयार है, सभी पार्टियां उसे समर्थन को तैयार है। तो मैं तो बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र विकास के पथ पे आगे बढ़े। किसको परेशानी हो रही है? सभी को आगे आना चाहिए। यह हर कोई चाहता है कि वह महाराष्ट्र में एक त्रिशंकु विषय बन के रह जाए। हर कोई चाहता है क्या कि महाराष्ट्र में विकास ना हो? सब कोई चाहते हैं महाराष्ट्र में विकास हो। कांग्रेस से पूछिए कि क्या वो नहीं चाहते हैं महाराष्ट्र में विकास हो? ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में कंस्ट्रक्टिव करना चाहिए या डिस्ट्रक्शन करना चाहिए? बोलिए सचिन सावंत, बोलिए सचिन सावंत, बोलिए। नहीं, ये महाराष्ट्र का विकास हो, ये जो संज्ञा अभी लेके आ रहे हैं, मैं ये समझता हूं ये इनके मंत्रियों को इन्होंने दी है कि नहीं दी है। कि उनके अभी जो उद्योग मंत्री है प्रकाश मेहता जी, वो कह रहे महाराष्ट्र नंबर 1 में है, अभी उद्योग क्षेत्र में महाराष्ट्र नंबर 1 में है। तो इसका तो योगदान ये भाजपा की तरफ नहीं जाता, इसका तो योगदान ये जो उपलब्धता है वो कांग्रेस की वजह से हुई है। नहीं, वो उपलब्धता तो साबित हो गई सर, वो उपलब्धता साबित हो गई, जनता ने तय कर दिया है। वो उसके बारे में हम क्या बात करेंगे? सर जनता ने साबित कर दिया, 42 सीट दी है आपको, नंबर 1 के आगे आपको 288 में से 42 सीटें दी है सचिन सावंत जी। जी है, ठीक है, वो तो जनता का है, लेकिन उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री खुद कह रहे हैं महाराष्ट्र नंबर 1 है, और कितना नंबर 1 पे लेके जाएंगे? चलिए संबित पात्रा जल्दी से। देखिए सचिन जी देखिए, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं तो सालों से कह रहा हूं कि सब कुछ हिंदुस्तान, महाराष्ट्र, सब जगह जो है वो नेहरू जी की वजह से है, और बारंबार हम लोग नेहरू जी को धन्यवाद करते रहे हैं। तो इसलिए ये बार बार आप मत कहिए कि आप लोगों ने क्या किया है। आगे क्या होना है ये चिंता इस बार हम लोग कर रहे हैं। चलिए, इतने वर्षों तक आप कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें परिस्थिति, इसमें हम सबको ठीक है। संबित पात्रा, समय बिल्कुल खत्म है, क्लोजिंग कमेंट अभय जी आपसे सिर्फ 30 सेकंड। महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी समझता हूं काफी रहस्यपूर्ण है। जिन पत्रकारों विशेषज्ञों का ख्याल है, उसे पता है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, मुझे लगता है वो मुगालते में है। अभी इसके ऊपर अच्छा रिसर्च होनी, अच्छी शोध होना बाकी है कि ये दोनों गठजोड़ कैसे टूटे। एक गठजोड़ तब टूटा जब उसने दूसरे 1 घंटे के अंदर दोनों गठजोड़ कैसे टूटे, क्योंकि अगर दोनों पार्टियां अलग अलग मिलकर लड़ती, अगर भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ टूट गया था और कांग्रेस और एनसीपी अगर मिलकर लड़ती तो उनका बहुत अच्छा नतीजा रहता। बिल्कुल सही बात है। ये जो रहस्य है, ये रहस्य नहीं खुला है। ये रहस्य हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में खुल जाए। देखते हैं कि बीजेपी और एनसीपी के रिश्ते आगे जाकर किस दिशा में जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, सचिन सावंत, अभय दुबे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए।